दोस्तों नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है। पार्टी विद डिफरेंस इसलिए कि जो भी चीजें राजनीति में कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों के द्वारा की जाती है वह सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। मतलब किसी एक घराने का अध्यक्ष उस पार्टी का प्रमुख बनेगा, मतलब मुलायम बनेंगे, मुलायम नहीं तो नहीं अखिलेश बनेगा, अखिलेश नहीं जाएगा तो डिंपल बनेंगे, डिंपल नहीं हुई तो कोई सिंपल ही यादव ही हो जाएगा। ये समाजवादी पार्टी है। आरजेडी को अगर देखा जाए तो लालू बनेंगे, लालू नहीं तो राबड़ी बनेंगी, राबड़ी नहीं तो तेजस्वी बनेंगे, तेजस्वी नहीं तो और कोई यादव बनेगा, प्रताप बनेगा या महाप्रताप बनेगा, लेकिन यादव ही बनेगा, उनके घर से बनेगा। गांधी परिवार के बारे में तो ज्यादा बोलने की बात ही नहीं है। जो उनकी पार्टियां मानो एक फैमिली चलाती हो, चाहे अब्दुल्ला फैमिली हो या कोई यादव फैमिली हो या और कोई फैमिली हो, वही इस तरह से चलती आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सामान्य कार्यकर्ता को उठाकर भी अपना अध्यक्ष चुन लेती है। यहां तक कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को यश नहीं मिलता है उन्हीं राज्यों के व्यक्तियों को उठाकर अध्यक्ष बनाया जाता है। तो पार्टी का अध्यक्ष कोई भी बन सकता है, यह पार्टी विद डिफरेंस है। यहां किसी भी कार्यकर्ता को चांस मिल सकता है, यह पार्टी विद डिफरेंस है। लेकिन अपने उस पार्टी विद डिफरेंस के मुद्दे को छोड़कर अपने अंतर्गत विवादों में फंस चुकी भारतीय जनता पार्टी, फंस रही भारतीय जनता पार्टी, फंस चुकी या नहीं कहूंगा मैं, फंस रही भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर विरोधी या स्पर्धकों को रास्ते से हटाने के लिए कई चालें चल रही है। मतलब यहां के लोग अभी अपने प्रतिस्पर्धी को, प्रतिद्वंद्वी को हटाकर अपना नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर नाम आगे बढ़ नहीं रहा है तो अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने की या उनके साख को खराब करने की, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश भी अब भारतीय जनता पार्टी में होने लगी है। आप कहेंगे कुलकर्णी ऐसे बहके बहके क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैंने तो साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हम हैं, हिंदुत्व के समर्थक है। मैंने ये साफ कर दिया था कि हम हिंदुत्व के समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के साथ है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सो भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ गलत हो रहा है उसका समर्थन भी नहीं करना है या उसके बारे में नहीं बोलना है, ऐसे नहीं हो सकता। मैं आपको बता देता हूं कि जिस शाखा पर बैठे होते हैं उसी शाखा को, पेड़ की शाखा को तोड़ा नहीं जाता, उसी टहनी को तोड़ा नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी शायद वही कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में देखा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। क्या था उसका कारण? अमित शाह, जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ को, योगी बाबा को बहुत बड़ा होने देना नहीं चाहते थे। यही चर्चा है। मैं जब भी उस एरिया में गया हूं उत्तर प्रदेश में, अक्सर प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, दिल्ली के इर्द गिर्द का इलाका, नोएडा, इन इलाकों में घूमा हूं तो वहां पर एक ही बात पता चलती है। झांसी तक का सफर हुआ है, कानपुर, झांसी, उन्हीं एरिया में घूमने के बाद एक बात तो पता चलती है कि योगी बाबा को काटने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए और परिणाम क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में करारी हार का सामना करना पड़ा। क्या वही बात विधानसभा चुनाव में दोहराई जाएगी? वही बात? सच मानो तो अमित शाह को अंधेरे में रखकर, अमित शाह को ही अंधेरे में रखकर एक भूमिहार लॉबी ने, अधिकारियों की लॉबी ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा था जो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रख रहा था, केजरीवाल को बचा रहा था, वही लॉबी बचा रही थी। उत्तर प्रदेश में भी वही काम हो रहा था, योगी के पर काटने का काम हो रहा था और संघ के विरोध में जाकर यह काम हो रहा था। मैं एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण देके चुप नहीं बैठूंगा। अब देखो, हिमाचल की बात करो, हिमाचल की। हिमाचल में अपने ही पार्टी के नेता को कम करके वहां पर नड्डा अपना एक अलग नेतृत्व खड़ा करना चाहते थे। परिणाम क्या हुआ? हिमाचल की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई।
वह नड्डा के गृह राज्य 2 है। वैसे मूलतः वो आते हैं हिमाचल से और काम किया है बिहार में। तो हिमाचल में अनुराग ठाकुर जैसे नेता को आगे ना आए, उनकी साख कम हो जाए, क्योंकि अनुराग ठाकुर भी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की क्षमता रखते हैं। तो अनुराग ठाकुर जैसे नेता को कम करके उन्हें आगे बढ़ने न पाए, इसलिए उनके सारे अधिकारों को कम कर दिया गया। उनके पिताजी को भी अंधेरे में रखा गया और परिणाम हिमाचल में हार हुई। उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। तो हिमाचल, उत्तर प्रदेश और बिहार जो गृह राज्य है नड्डा का, जहां पर भी नड्डा अपने पार्टी को जिताने में नाकामयाब रहे। महाराष्ट्र में क्या और क्या हुआ है अलग, वही तो हुआ है। महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन न पाए, इसलिए कितने नाम नड्डा और शाह की तरफ से आगे आए, ये बनेगा वो बनेगा। यहां तक कि दूसरी बार विधायक बनी मेघना बोर्डीकर को भी उन्होंने सीएम के रेस में लाके खड़ा कर दिया। पुणे के मुरलीधर मोहोळ का भी नाम रेस में लाया गया। मराठा मुख्यमंत्री करना है तो कोई भी नाम आगे किए गए। देवेंद्र फडणवीस बन न पाए, इसलिए यह खेल खेला गया, क्योंकि आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस अगर केंद्र की राजनीति में चले जाए तो नरेंद्र मोदी के बाद उनका ही नंबर आ जाएगा। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, या हिमाचल के अनुराग ठाकुर हो, इन सब नेताओं को इसलिए पीछे डाला गया कि आने वाले दिनों में मोदी के बाद कौन, इसके उत्तर में ये 2-3 नाम आगे आ जाते हैं। और ये सारे के सारे संघ स्वयंसेवक है, संघ समर्थित है। आ रही है बात समझ में? इसलिए मैंने इसका टाइटल दिया है बीजेपी पर होगा संघ का सर्जिकल स्ट्राइक। ये संघ का सर्जिकल स्ट्राइक अब होने वाला है। अब ना योगी को रोक पाएंगे, अब ना देवेंद्र को रोक पाएंगे। और संघ ने यह साफ साफ कह दिया है, अपने ही आदमियों को अगर पर काटोगे तो खत्म हो जाओगे। अब ये ना चलेगा कि आप कांग्रेस की तरह चाले चलते जाओ और अपने ही व्यक्तियों को खत्म करते जाओ, ये ना चलेगा। संघ भी यही कह रहा है, यही कह रहा है। तो याद रखिए, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पर संघ का सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है। पता ही नहीं चलेगा कहां से बम आया और कहां से गिरेगा। इसलिए मैंने पहले वाले वीडियो में कह दिया था कि संजय जोशी भी शायद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। शायद कोई ऐसा नाम आ सकता है जो मोदी और संघ को मान्य हो। नड्डा और शाह के लिए यह एक धक्का भी हो सकता है। मैं नड्डा या शाह का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं, मैं तो शाह का, अमित शाह का भी नहीं कहूंगा, अमित शाह जी का एक प्रशंसक हूं। लेकिन अमित शाह जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, वह ऐसे रिपोर्ट्स पर काम कर रहे हैं जो एक लॉबी, जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को गुमराह करने वाली एक पुलिस ऑफिसर्स की लॉबी है, गुमराह करने वाली लॉबी है, जो उनके खिलाफ ही सारा वातावरण चला जाए, वही काम कर रही है। फडणवीस को शायद समझ में आता है या नहीं आता है, मुझे पता नहीं है, और बताने वाला मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूं कि उनको जाके बता दूं कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, आपके ही पुलिस अधिकारी आपके ही लोगों को धमका रहे हैं जाकर कि ये मत करो, वो मत करो, वो करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, धमका रहे हैं सीधी तरह से। इसका विक्टिम तो मैं खुद भी हूं। उन्हीं के राज्य में उन्हीं का अफसर मुझे आकर कह देता है कि इतने वीडियो बनाओगे तो याद रखना। इस याद रखना का मतलब क्या होता है पता है मुझे। तो ऐसी गुमराह करने वाली एक लॉबी भी है। अमित शाह को भी वही भूमियार की लॉबी गुमराह कर रही है। और जेपी नड्डा तो खुद अपनी ही साख, अपनी ही जड़ों को भारतीय जनता पार्टी में मजबूत करना चाहते हैं। तो अपने ही इर्द गिर्द के लोगों को ऐसे ही इस तरह से कांग्रेस जैसी चालें कर उनकी जड़ों को काट कर भारतीय जनता पार्टी का पेड़ बढ़ने वाला नहीं है। अगर इस पेड़ को बढ़ाना है, फुलाना है,
उसको अच्छी फल आने की चाह मन में है तो इसको संघ के सर्जिकल स्ट्राइक से ही फिर से एक बार ठीक करना पड़ेगा। शायद संघ का सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी पर हो ही जाएगा। नमस्ते।